हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें क्वेश्चन तो आज ज़्यादा नहीं है, बस 25-30% हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल नए प्रश्न हैं। तो आप मुझे बाद में बताना कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लगी, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूँ आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रश्न वन लाइनर में मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यानी कि लोक बोलते हैं संसार को, पूरी पृथ्वी से न्यारा है क्या? सूरदास का जो प्रेम पक्ष है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर तो आपको दिख ही रहा है भाई, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, शुक्ल जी प्रेम पक्ष को लोक से न्यारे बताते हैं, किसके? सूरदास के प्रेम पक्ष को। तो याद रखना। आगे है, बिरमर गीत सार नाम से सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया है? सूरदास की जो काव्य रचनाएं हैं, उनको किसने संपादित किया है? भ्रमर गीत सार के नाम से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, पूरी वीडियो आप जरूर देख लेना और ज्यादा से ज्यादा प्लीज दोस्तों के साथ में ना शेयर जरूर किया करो। आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिलता है, ना ही ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो इस तरह से देखो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही परेशान मतलब दुख होता है, तो प्लीज जरूर किया करें। कवितावली का उत्तरकांड कितने दोहों और छंदों में? दोहों छंदों में है, दोहा छंद में है ये। कवितावली का जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड रामायण के अंदर ही नहीं है, केवल रामचरितमानस के अंदर, कवितावली के अंदर भी है और इसमें भी 7 कांड है। ये ध्यान रखना, रामचरितमानस की तरह इसमें भी 7 कांड है और इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 143। सॉरी सॉरी भाई, 183। ठीक है, 183 हमारा सही हो जाएगा। 183 दोहे इसमें छंद है। आगे, बिहारी की भाषा कौन सी है? बिहारी, आप जानते हैं बिहारी ने केवल एकमात्र रचना अपनी बिहारी सतसई नाम से लिखी है और इसकी जो रचना है ये है ब्रज भाषा। ये भी ध्यान रख लेना, जो कि मुक्तक काव्य है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो 713, कहीं पर 711 भी देखने को मिलता है, कहीं पर 719 भी देखने को मिलता है। निशा, ठीक है, 719 भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें दोहे हैं, दोहे अगर पूछ लिया जाए तो 713 दोहे ही हमारे सही हैं, लेकिन इसमें 6 क्या है? सोठा है। ठीक है, 6 सोठ हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 6 सोठों को ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी रत्नाकर लिखी है, उसके अनुसार बताया जाता है कि इसमें 6 सोठ हैं और इनको मिला करके 13 और 6 कितने हो गए? 19 हो गए, इसलिए 719 दोहे मान लिए जाते हैं। लेकिन पेपर में कभी भी दोनों एक साथ ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, ठीक है? मिलते नहीं हैं, अगर एक ही इनमें से आता है तो आप 713 ही सही करेंगे। आगे है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी? वैसे तो ये कहा जाता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, दिल्ली का जो उस वक़्त शासक था। और एक दिन उसने मतलब किसी बात से, पूरी कहानी तो मैं क्या ही बताऊँ, किसी बात से नाराज़ होकर के उन्होंने अपने दरबार से इनको निकाल दिया और ये सीधे कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। ठीक है? वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के भगवान की भक्ति में खो गए। एक बार जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का 1700 अ, 41 में हुआ था शायद, है ना? 1741 में नादिर शाह ने जब युद्ध किया था यहाँ पर, तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला का मतलब रास्ता पूछा था, तो इसने कुछ पुल्टा सा जवाब दिया, जिसके कारण इसको मार दिया गया था, इसकी हत्या कर दी गई थी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विश्वनाथ प्रसाद मिस्र के अनुसार कैसे हुई? तो ये बताते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय हुई थी। ठीक है? अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय हुई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे, सखी संप्रदाय में घनानंद ने अपना क्या नाम बताया है? तो सखी संप्रदाय में घनानंद ने अपना नाम बताया बहुगुणी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट है, कवि बिहारी लाल के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था केशव राय। सभी कवियों के माता-पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना? पूछ लिया जाता है। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना कौन-सी है? तो मूल गोसाई चरित जो कि बेनी माधव दास की रचना है। बेनी माधव दास की रचना है और इसको प्रामाणिक भी माना जाता है काफ़ी हद तक, और ये मानते हैं गीतावली को, ठीक है? याद रखना, गीतावली को मानते हैं। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? तो मोहन राकेश का जो पूरा या फिर इनका जो मूल नाम है वो है मदन मोहन गुगलानी, ठीक है? मदन मोहन गुगलानी के नाम से इनको जाना जाता है मूल नाम में।
मोहन राकेश के नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। आगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? जो कि जग जाहिर परिभाषा, और जिसको छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक पढ़ते हैं, है ना? ये परिभाषा ऐसी है जिसको हर कोई याद रहती हर कोई किसी के याद होती है। ये वो परिभाषा है और ये परिभाषा देने वाले हैं कामता प्रसाद गुरु, ठीक है? ये भाषा के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 8-10 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलग-अलग भाषा की परिभाषा दी है और वो सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? इन वन लाइनर से भी आपको ये याद रखना है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, आपको क्या-क्या चीज़ें जो अभी नहीं आती वो याद करनी है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट कुछ भी दे रहे हो तो। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल तो आप जॉइन कर ही लेना। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ पूरी पीडीएफ चाहिए तो 5000 प्रश्नों की पीडीएफ केवल मात्र आपको मिल जाएगी ₹99 में, ठीक है? ₹99 में आपको मिल जाएगी। आप मुझे आप एप्लीकेशन से कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से जा कर के ले सकते हो केवल और केवल ₹99 में। वन लाइनर इसी तरह के आपको प्रश्न है जो कि मिल जाएँगे। आगे जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो ये किया है आषाढ़ मास से, ठीक है? आषाढ़ मास से किया है नागमती वियोग खंड का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये पद्मावती का ही एक खंड है। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, यही सच है किसकी कहानी है? सबसे पहले तो ये याद रखना, ये मन्नू भंडारी जी की कहानी है और किस नाम से फ़िल्म इस पर बनी है? तो इस पर बनी है रजनीगंधा के नाम से, ठीक है? रजनीगंधा का फ़िल्म तो मैंने भी सुना है, देखी तो मैंने नहीं है, है ना? आपने देखी हो तो बता देना। आगे कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बातों के कवि, इनके रूप में किस कवि को जाना जाता है? यानी कि ये सारी जो उपाधियाँ हैं ना, वो किसको प्राप्त हैं? तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहे जाते हैं, मूड्स के कवि कहे जाते हैं और बातों के कवि कहे जाते हैं। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा काशी के अंदर। ये कहाँ की गई थी? ये भी ध्यान रखना, काशी में की गई थी। आगे भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये साथ में ही मैंने क्वेश्चन रख दिया क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बाबू तोताराम ने की थी, ठीक है? और ये कहाँ पर की थी बाबू तोताराम ने? तो ये शायद अलीगढ़ में की थी, है ना? आगे है जैनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या है? जैनेंद्र कुमार का नाम आपने पढ़ा होगा लेकिन इनका मूल नाम है आनंदी लाल, ठीक है? इनका मूल नाम क्या है? आनंदी लाल है। अगर आपको बहुत सारे वन लाइनर प्रश्न यूट्यूब से भी पढ़ने हैं ना तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कम से कम मैंने 50 ऐसी क्लासेस पहले करवाई थी। अब ये थोड़ा-सा मैं नए वे में स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें कुछ क्या है आज के तो बल्कि सारे ही प्रश्न अब नए करवा रही हूँ, है ना? इससे पहले मैं बहुत सारे प्रश्न करवा चुकी हूँ, बहुत बढ़िया-बढ़िया। उनको भी आप चाहें तो जाकर के देख सकते हो शुक्ल जी की बुक से और व्याकरण के और उनके सबके, है ना? पत्रकारिता वगैरह, ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साहित्य अकादमी की स्थापना की थी, है ना? अब तो कोई प्रधानमंत्री सोचता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और 1954 ईस्वी में की थी, दिल्ली के अंदर की थी, ठीक है? यशपाल जी का उपन्यास, और ये भी मैं साथ-साथ आपको बता देती हूँ 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ये ध्यान रखना। इसकी इनकी किस रचना के लिए मिला था, ये आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएँगे, ठीक है? यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच पर किस नाम से फ़िल्म बनी है? तो झूठा सच नामक जो उपन्यास है देश विभाजन पर आधारित है, ठीक है? ये देश विभाजन पर आधारित है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में इसका पहला भाग आया था और दूसरा भाग आया था देश का भविष्य नाम से 1960 में। और इस नाम पर जो फ़िल्म बनी है, वो बनी है खामोश पानी के नाम से, ठीक है? खामोश पानी। हिंदी में इंटरव्यू विधा विधा ठीक है, ये विधा है सॉरी। विधा के प्रवर्तक किसको माना जाता है? इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार को, अगर हो सकता है किसी को समझ में ना आए, भई हिंदी के विद्यार्थी हैं हम। साक्षात्कार, ठीक है? हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को माना जाता है। आगे तूफानों के बीच नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज है और ये लिखी है 1941 में रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? ये रिपोर्टाज है इसकी विधा और रांगे राघव ने लिखी है 1941 में। युद्ध यात्रा नाम से रिपोर्टाज किसने लिखा है? युद्ध यात्रा नाम से रिपोर्टाज लिखने वाले कौन है? तो ये धर्मवीर भारती जी हैं, 1972 ईस्वी में लिखा है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा और ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिवदान सिंह चौहान, ठीक है?
शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है, जो कि रूपाभ पत्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और रूपाभ पत्रिका का जो संबंध है वो किससे है? पंत जी से है, सुमित्रानंदन पंत से है। नेक्स्ट है पेरिस के नोट्स नामक रचना की विधा क्या है? तो ये रिपोर्टाज है, रामकुमार वर्मा ने लिखा है पेरिस के नोट्स, ये ध्यान रखना। 30 दिन मालवीय जी के साथ, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कहीं ये यात्रा वृतांत तो नहीं है, तो इसकी विधा जरूर देख लेना, ये रिपोर्टाज है भैया ना, पेरिस के नोट्स। 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरण किसने लिखा है? ये विधा यहाँ पर दे रखी है, और ये लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने 1942 ईस्वी में। इस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। चिड़िया रैन बसेरा नामक संस्मरण किसने लिखा है? तो ये विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है 2002 ईस्वी में। याद रखना, चिड़िया रैन बसेरा। उपनिवेश में स्त्री नामक आलोचना किसने लिखी है? उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? गुलामी होता है, किसी की गुलामी में स्त्री नामक जो आलोचना वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रभा खेतान ने। नेक्स्ट है, किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? इस क्लास पर जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा ना, उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपको लेके आऊंगी, और पीडीएफ भी आपको धीरे धीरे टेलीग्राम पर फ्री भी दे सकती हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, है ना। नहीं करते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, है ना। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये किसके द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये निबंध नहीं है, ठीक है। ये निबंध है नहीं, ये क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसको माना जाता है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है, लोकवादी आचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कितने बजे हैं? कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख नामक निबंध संग्रह, ये सारे निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, श्रद्धांजलि के दो फूल नामक निबंध किसने लिखा है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी के द्वारा लिखा गया है, श्रद्धांजलि के दो फूल नामक निबंध। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसके द्वारा कहा गया है? सबसे पहले तो ये याद रख लेना, हिंदी का जो स्टील है वो किसको कहा जाता है? भारतीय बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, और ये आचार्य शुक्ल जी ने इनको कहा है। नेक्स्ट है, कसाई बाड़ा और त्रिया चरित्र नामक कहानी किसने लिखी है? कसाई बाड़ा और त्रिया चरित्र, ये दोनों कहानियां हैं, और ये लिखा है शिव मूर्ति ने। मैंने साथ में आपको विधा लिख करके दे रखी है, केवल सीधा नहीं पूछ रखा कि भाई ये रचना किसकी है ना, ताकि आपको विधा भी साथ में याद हो जाए। तो यहाँ पर आज के में हमारे प्रश्न इतने ही है, कम रखे हैं मैंने, है ना। और बताना क्लास कैसी लगी, कमेंट सारे बच्चे किया करो प्लीज, है ना। चाहे आप नाइस ही बोल दो, चाहे गुड बोल दो, चाहे बैड बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन लिखो जरूर, है ना। बड़ा ही सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट से, और बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई एक एक क्लास के लिए, तो प्लीज जरूर किया करो। आपका कुछ नहीं जाता, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है।